साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज जो हमारी ये क्लास है क्लास नंबर 59 रीड की, और इस क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 चतुर्भुज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं वो है एक तो समचतुर्भुज, रोम्बस, स्क्वायर यानी वर्ग, और दूसरा समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रापेजियम। ये तीन टॉपिक कवर करते ही हमारा पूरा चतुर्भुज कवर हो जाएगा। लास्ट जो हमारी कल क्लास आई थी साथियों, उस क्लास में हम लोगों ने चतुर्भुज को पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन जानी थी, क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक बातें हैं वो सब हमने जान लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज और साथियों आयत को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग ये तीन टॉपिक को कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले जो हम जानते हैं वो है कि रोम्बस होता क्या है, एक्चुअल में समचतुर्भुज क्या होता है। तो साथियों हिंदी में इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, रोम्बस या समचतुर्भुज। तो ये होता क्या एक्चुअल में, तो ये भी एक है तो पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। इसमें चारों भुजाएं समान होगी, वहां पे आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। यहाँ पे क्या होगा, चारों भुजाएं आपस में समांतर होगी। उसके अलावा जो इसके विकर्ण होंगे ना वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास खास बात है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं कैसी होगी, समान। तो उसे हम कहेंगे रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। इसके साथ साथ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एक राइट एंगल, और जो इनके विकर्ण होंगे ना साथियों, वो विकर्ण दोनों एक दूसरे को समकोण पे बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को बराबर तो काटेंगे, मतलब ये और ये बराबर होगा, इसी तरह ये और ये बराबर भी होगा। मतलब अगर इसमें इसको ओ पॉइंट नाम दे दूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज को अगर समचतुर्भुज बनना है तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इन चारों भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब या तो ये हो जाए तब भी, अगर कोई समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाए तब भी वो क्या होगा, समचतुर्भुज। बाइसेक्ट कर दिया अगर 90 डिग्री पे इसके डायगोनल्स, तब भी ये क्या होगा, समचतुर्भुज। अच्छा, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये बराबर होंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ओ ए है ना वो बराबर होगा ओ सी के, ये भुजा इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर होगी, यानी कि आप दूसरा ये कह सकते हो कि ओ बी बराबर होगा ओ डी के, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी जो समांतर चतुर्भुज की सारी कंडीशन थी ना वो इसमें भी अप्लाई होगी। मतलब ये जो डायगोनल है वो इसको, ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज वो सर्वांगसम होगा। इसी तरह ये विकर्ण भी इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी तरह ये त्रिभुज का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो समांतर चतुर्भुज में सारी कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, तो सारी कंडीशन यहाँ भी काम करेगी। बस अंतर यह है कि समचतुर्भुज अगर है तो इसकी चारों भुजाओं को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। उसमें साथियों पहला है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, वो हमने यहाँ लिख दिया था पिछली क्लास में कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। दूसरा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल बट दे आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संपूर्ण पर समद्विभाजित करते हैं,
परंतु वे समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ये बात को याद रखना है। दूसरा तीसरा पॉइंट जो कि काम का है, कह रहा है कि द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। यानी कि समचतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाली जो आकृति है वो एक आयत होगी। साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी आयत के अगर आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो उनसे जो डायग्राम बनता है वो बनता है समचतुर्भुज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। अगर हम समचतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाएं तो साथियों उससे बनेगा आयत। तो इसका मतलब आयत से क्या बनता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज से क्या बनेगा, आयत। ये बात याद रखना कि किसी भी अगर समचतुर्भुज दिया हुआ है तो समचतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनेगा आयत, और आयत के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनेगा समचतुर्भुज, है ना। ये बात याद रखना क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इस लाइन को जरूर ध्यान रखिए, है ना। तो आई थिंक ये तीनों बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। आइए तो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है, देखिए। चौथा पॉइंट कह रहा है ए पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। डायगोनल अगर किसी पैरेललोग्राम के यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हो तो वो क्या होंगे, समचतुर्भुज हो जाएगा। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत हो तो वो समचतुर्भुज होता है। ये हमको समचतुर्भुज प्रूफ करने में हेल्प करेगा। डायगोनल को परपेंडिकुलर प्रूफ कर दो पैरेललोग्राम के तो बन जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, ये काम का फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ सकती है डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और उसके दोनों विकर्णों का गुणनफल, या फिर सर एरिया ऑफ रोम्बस होता है प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। यानी कि हमने जो पढ़ा था ना पिछले क्लास में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वही काम यहाँ भी कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको वो समांतर चतुर्भुज याद है ना तो साथियों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या क्या पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में लास्ट क्लास में। फिर लास्ट क्लास में हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है मान लीजिए, तो हमने क्या पढ़ा था इसके एरिया में कि ये ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, और मान लीजिए कि ये इसका विकर्ण है, तो इसका एरिया कितना था, सर इसका एरिया आया था हमारे पास 1/2 वन डायगोनल मतलब ए सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अदर वर्टेक्स ऑन द गिवन डायगोनल। ये दिए गए विकर्ण पर विपरीत सिर से डाले गए लंबों की लंबाई अगर h1 h2 थी तो हमने क्या लिखा था कि 1/2 AC h1 प्लस h2, ये हमने लिखा था कि ये एरिया होता है। अगर हम इसी बात को समांतर चतुर्भुज के अलावा समचतुर्भुज में अगर समझेंगे तो आपको मालूम है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना साथियों वो लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया तो चारों भुजाएं बराबर होगी। अगर चारों भुजाएं बराबर है और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी ये 90 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये मान लेते हैं ये ए बी सी और ये पॉइंट है हमारे पास डी, ये ओ है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एरिया बताओ इसका, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सर एक विकर्ण ले लीजिए तो 1/2 AC इंटू विपरीत सिर से डाले गए लंबों का योगफल। तो विपरीत सिर है बी और डी, तो डी से आपने लंब डाला ये क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो लंब कितना होगा डी ओ, प्लस ये लंब डाला हमने इस पर ओ बी, और ओ बी प्लस डी ओ कितना होगा, तो आप तुरंत कह देंगे कि सर ओ बी प्लस डी ओ जो है ना हमारे पास ये आएगा डी बी के बराबर। और डी बी भी क्या है कि सर डी बी भी इसका विकर्ण है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, है ना। तो बस वो अगर याद है तो ये फॉर्मूला आपसे याद हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के विकर्णों का क्षेत्रफल, सॉरी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल।
फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, कि अगर हमको आधार मालूम है, आधार ये ए बी भुजा मालूम है और ऊंचाई अगर मालूम पड़ जाए ये, तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया था इसमें सर, इसमें हमने ये एंगल को मान लिया था थीटा। ये एंगल को कितना मान लिया था? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है और इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, या इस भुजा को मैंने एडी ही मान लिया कि एडी भुजा है, तो ये ऊंचाई हमने निकाल लिया था पाइथागोरस थ्योरम से, आपको याद होगा। फिर ये ऊंचाई आई थी मेरे पास एडी इंटू साइन थीटा, ये ऊंचाई आई थी। तो मेरे पास एरिया क्या हो गया? बेस आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई कितना है ये, यानी हम इसको क्या बोलते हैं? ए बी इंटू ए डी साइन थीटा। ये हमने एरिया लिखा था। समांतर चतुर्भुज पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे जो दूसरा इसका फॉर्मूला है ना, वो यही कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है आसन भुजाओं का गुणनफल। देखिए आसन भुजाएं आ गई सर, ए बी और ए डी, ये दोनों आसन भुजाएं होंगी। आसन भुजाएं हमने पहली क्लास में कल सब जान लिया था, आसन कोण क्या होते हैं, आसन भुजाएं क्या होती है। इन दोनों का गुणनफल इनटू उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना थीटा, उसका साइन, का साइन आ रहा है। तो वही बात यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि आसन भुजाओं का गुणनफल इनटू अंतर्विष्ट कोण का साइन, मतलब उनको बनाने वाला जो कोण है ना, उस कोण का साइन लेना है। वो होता है हमारे पास समान सम चतुर्भुज का एरिया। तो कुल मिला के आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं सम चतुर्भुज के एरिया का। एक तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और दूसरा 1/2, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, आसन भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच के कोण का साइन, है ना। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। एरिया जब भी पूछा जाएगा हम इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे। बाकी भूल जाएंगे तो हमको समांतर चतुर्भुज का याद है, उससे हम लोग निकाल भी सकते हैं प्रूफ करके। जैसे मैंने निकाला वैसे आप निकाल सकते हैं, और मुझे लगता है आप याद कर लो, एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। आइए, हाँ जी, जैसा कि हमने समांतर चतुर्भुज में भी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग, विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया था। आपको याद होगा सर, बिल्कुल ये बात हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, कि अगर ये कोई समांतर चतुर्भुज है और ये मान लीजिए उसके कोई विकर्ण है, ये इसके कोई विकर्ण है, एक तो ये विकर्ण और एक ये कोई विकर्ण है हमारे पास, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो हमने क्या पढ़ा था कि सर, हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये विकर्ण आपका D1 है, ये विकर्ण आपके पास D2 है। तो हमने पढ़ा था कि विकर्णों के स्क्वायर का योग, यानी D1 इंटू D1 प्लस D2 का स्क्वायर इनकी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अब आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि सर, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो इससे हमने फाइनल आंसर निकाला था, जब आप इस सी डी की जगह भी क्या पुट कर दोगे, ए बी, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो जब यहाँ पे ए बी भी पुट करोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। तो हमने कहा था 2 इंटू आसन भुजाओं के स्क्वायर का योग, ये इसका फाइनल आंसर आता है। विकर्णों के स्क्वायर का योग होता है, विकर्णों के स्क्वायर के योग उसकी आसन भुजाओं के वर्गों के योग का दुगुना होता है, यानी 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ना। ये चीज आपको हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा कि हम पढ़ रहे हैं सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ये बराबर होगी तो मान लीजिए कि ये जो भुजा है ना, इस भुजा की लंबाई इसमें मान लिया मैंने ए है, तो ये चारों ए ए होगी। जब यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि सर, विकर्णों के स्क्वायर का योग हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है 2a स्क्वायर। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2a स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आपके पास यही बात को लिखकर दिया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो बस समांतर चतुर्भुज के अगर फॉर्मूले याद है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो याद रखना, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं,
और समचतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग उसकी भुजाओं के स्क्वायर का 4 गुना होता है, यानी कि 4a स्क्वायर होता है ना। तो ये काम का पॉइंट था, ये भी, इसे भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन करते समय हम इसकी डायरेक्ट यूज करेंगे। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, हम चतुर्भुज पर आधारित सवाल कैसे आते हैं। साथियों कहा गया है आपसे पहले क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं आप, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 13 है। एक भुजा की लंबाई 13 है, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई 13 होगी, क्योंकि बराबर होते हैं। एंड वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। एक विकर्ण कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन में बात किया जा रहा है, वो बात किया जा रहा है भुजाओं और विकर्णों के बारे में। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला सर हमने अभी तो पढ़ा था, भुजाओं और विकर्णों में ये रिलेशन होता है कि दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योग उसकी भुजा के स्क्वायर का 4 गुना होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास जो है ना समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है, मतलब ए का मान दिया हुआ हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण मान लिया D1, वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हमको दूसरा विकर्ण मतलब D2 निकालना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि विकर्णों के स्क्वायर का योग होता है उसकी भुजा के स्क्वायर का 4 गुना। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साथियों 24 का स्क्वायर प्लस D2 तो आपको निकालना ही है, 4 इंटू ए की जगह लिख दिया आपने 13 स्क्वायर नहीं आएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 13। अब 13 चौक हो गया 52, ये उधर जाके माइनस 4a स्क्वायर, है ना, 13 का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल 13 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169, तो 4 इंटू 169, ये उधर जाकर माइनस, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576। तो यहाँ से हो जाएगा D2 स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 के 6, तिल 3, और 4 4 छिंग 24 और 3 27 के 7, हासिल 2, 4 कम 4 और 2 6, 676 माइनस 576, ये कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √100। और √100 कितना होता है साथियों? 10। तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो जो D2 है हमारे पास वो आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो देखो भुजाओं और विकर्णों के बीच में जब भी संबंध है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस विथ एंगल ABC इज 50 डिग्री। ABC दिया है 50 डिग्री आपको, ठीक है। देन ACD ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कितना हो। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है और ABC कोण ABC 50 डिग्री है, तो कह रहा है ACD का मान क्या होगा? ACD का मान, ये एंगल आपसे पूछा। मेरे भाई अब एक बात बताइए मुझे, अगर ये समचतुर्भुज है तो मानते हो आप इसकी चारों भुजाएं कैसी होगी? बराबर। तो अगर इसके चारों भुजाएं बराबर होगी तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा कैसी होगी? बराबर। और अगर ये भुजा बराबर है तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो आप मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सर 180 होता है। तो मतलब थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। और अगर ऐसा है तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा? 50 उधर जाके माइनस, 180 माइनस 50, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर होगा 130 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 का भाग दे दिया तो आंसर हो गया 65 डिग्री। तो आपके पास ये कोण कितना आ गया?
सर 65 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, विकर्ण जो है ना, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, वो एक दूसरे कोण को समद्विभाजित करेंगे। इस कोण को समद्विभाजित करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये अगर 65 है तो ये भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा। क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए आपके पास? 180 डिग्री। समझ रहे आप? ये पूरा कोण संगत कोण है, 180 होना चाहिए। तो ये 65 है तो इसको 65 होना पड़ेगा, तभी 130 होगा, तो ये 50 होगा। यानी कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण है ना, वो इस कोण को समद्विभाजक होता है। तो ये 65 है तो ये भी 65। और यही कोण आपसे पूछा गया था ACD, तो आंसर कितना आ गया? 65 डिग्री हमारा आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर था, सी आ गया 65 डिग्री। आई थिंक एकदम सिंपल है ना, कि सर बहुत मुश्किल तो नहीं है, आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। आइए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस हुज साइड AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इज 120 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल BD। कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा AB 4 सेंटीमीटर है तथा कोण ABC 120 डिग्री है, तो विकर्ण BD की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा। तो चलिए अब इसमें थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं कि क्या ये एक्चुअल में क्वेश्चन वाला अपन से कहना चाह रहा है। साथियों क्वेश्चन वाला जो कह रहा है कि एक विकर्ण एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज हमने मान लीजिए ये बना लिया। अब ये कह रहा है कि इस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दे रखी है, मान लेते हैं कि ये भुजा ABCD, अगर एक भुजा दे रखी है तो चारों भुजा मिल गई आपको कि सर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। एक कोण दिया हुआ है 120 डिग्री ABC ये कोण दिया हुआ है आपके पास 120 डिग्री। बात है, तो अगर आप विकर्ण BD बताओ, आपसे जो है ना क्वेश्चन में पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि ये जो विकर्ण है ना BD विकर्ण, ये बताओ कितना होगा। ये विकर्ण आपको बताना है कि कितना होगा। तो अच्छा, ये विकर्ण भी तो हमारे पास दिया हुआ है ना, फिर ये विकर्ण भी तो एक होगा AC। ये दोनों विकर्ण मैंने बना दिए। आपको ध्यान रखिएगा जो विकर्ण निकालना है ना, वो BD विकर्ण निकालना है कि BD विकर्ण कितना होगा। तो आइए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, तो इतना बात तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना सर, वो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा ना वो कितना होगा? 90 डिग्री। और मुझे BD निकालना है, और ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। तो अगर मैं ये एक निकाल दूं, मान लो इस भुजा को, इस बिंदु को मैंने O नाम दिया, अगर मैं OB निकाल दूं तो OB का दुगना हो जाएगा BD। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर साथियों ये कोण पूरा 120 था, 120, तो ये कोण कितना होगा? सिर्फ ये वाला कोण, ये जो मैंने बोला, ये वाला कोण, ये वाला, ये कोण, तो आप कहेंगे आधा हो जाएगा सर 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये आधा 60 डिग्री है तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। देखो इस ये त्रिभुज बन रहा है। हाँ सर बिल्कुल ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के, और ये कैसा त्रिभुज है? सर ये समकोण त्रिभुज है। देखिए मैं समकोण त्रिभुज है इसको अलग से जरा बना के आपको बताता हूँ, ताकि आपको बात एकदम समझ में आ जाए। मैंने इधर एक समकोण त्रिभुज बना दिया ना, और मैं यहाँ पर वो नाम लिख रहा हूँ। AB इसका कर्ण है, AB इसकी कर्ण है 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री किस पॉइंट पे है सर? O पर है। इसको मैंने नाम दे दिया AB। अलग से डायग्राम बना के बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये 120 है, B का जो OBA है ना वो 60 डिग्री हो जाएगा। OBA, OBA, ये कोण कितना है सर? 60 डिग्री। तो मेरे भाई ये 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री आ जाएगा ना, क्योंकि 180 डिग्री होना पड़ेगा। अब आपको जो मालूम है ना वो ये मालूम है 4, कि सर ये मुझे मालूम है 4 सेंटीमीटर है। तो साथियों अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा मालूम पड़ जाए, समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा मालूम पड़ जाए, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या जरूरत था कि सर अगर मुझे OB मिल जाए ना, तो मैं विकर्ण BD निकाल दूंगा डबल करके। यानी आपका टारगेट क्या है? OB फाइंड आउट करना। तो मुझे एक बात बताओ, आप चाहो तो ये वाला कोण यूज करो, आप चाहो तो ये वाला कोण, जो भी मन में आए वो एक कोण ले लो, कोई दोनों में से। कि सर मैंने ये कोण
का यूज कर रहा हूं, तो अगर जिस कोण का आप यूज करोगे उसके सामने क्या बन जाएगा, लंब। समकोण त्रिभुज में वो क्या होता है, लंब। और सबसे बड़ी भुजा सर कर्ण, और ये क्या होता है, आधार। तो मेरे भाई आपको मालूम क्या है सर, एक तो मुझे कर्ण मालूम है और मुझे लंब निकालना है। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब किस त्रिकोणमिति अनुपात में आता है, तो आप कहोगे सर साइन में आता है। साइन क्या होता है सर, साइन थीटा जो है ना, ये हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की वैल्यू कितना हम ले रहे हैं, 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है सर, हमको निकालना है, ये तो हो गया ओबी। कर्ण कितना दिया हुआ है, 4। साइन 30 का मान साथियों कितना होता है, 1/2 बराबर ओबी बटा 4। इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा कि सर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ से ओबी का मान कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। अगर ओबी आ गया तो सर अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ओबी क्या, बीडी क्या होगा, ओबी का डबल। तो आपके पास अब यहाँ से बीडी कितना आ गया कि सर, बीडी आ गया है 2 इंटू ओबी, यानी आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो बेहद आसान होता है, बस थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को लेके गो थ्रू होना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, और आपके पास जो प्रीवियस ईयर के आपके पास कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। अब साथियों बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन में, आइए। आ जा रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 एंड 6 देन द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। कह रहा है कि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं 8 और 6, तो कह रहा है उसकी भुजाओं के वर्ग का मान क्या होगा। यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं तो उसकी भुजाओं के वर्ग का मान क्या होगा। तो विकर्ण और वर्ग में रिलेशन हमको याद है कि सर हमने जाना था कि सम चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है, भुजा के वर्ग का मान, मतलब भुजा स्क्वायर, इसका मान पूछा है, तो 4 का भाग दे दो। तो आपके पास यहाँ से भुजा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा कि सर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4। और d1 d2 मालूम है, पहले विकर्ण की लंबाई 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस दूसरे विकर्ण का मान 6, तो 6 का स्क्वायर बटे में 4। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 बटे में 4। 36 प्लस 64 100, 100/4 का मतलब होता है 25। आपका आंसर कितना आ गया, 25। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये बस देखिए आप, बार बार क्या हो रहा है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन्हीं पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं बातों का यूज कर करके क्वेश्चन कर, तो बस जो पढ़ा है उन्हीं के हमको बार बार यूज करना। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर, सम चतुर्भुज का परिमाप कितना है, 150 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, और एक विकर्ण की लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल एंड एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एक तो दूसरे विकर्ण का लंबाई भी निकालना है, साथ में रोम्बस का एरिया मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हिंदी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, और परिमाप का मतलब होता है साथियों चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग दिया हुआ है आपको, तो चारों भुजाओं का योग कितना होगा, 4 है, क्योंकि चारों सेम होती है। एक भुजा की लंबाई मान लिया ए, तो चारों भुजा की लंबाई 4 है। तो यहाँ से ये जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, 150। तो भुजा कितनी आ गई आपको यहाँ से, सर भुजा मिल गई मुझे, 4 का भाग दे दूंगा तो 150/4, 2 से काट दिया मैंने, तो 2 से 150 कट गया, 75 बार 2 दूनी 4। ये सर हमारे पास भुजा की लंबाई आ गई 75/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, कह रहा है उसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो d1 दिया हुआ है आपको, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। कह रहा दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, मतलब d2 का मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आप बताओ, भुजाओं की लंबाई और इसके
भुजाओं की लंबाई और विकर्णों में रिलेशन आपको मालूम है कि सर अभी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसके जैसा ही तो है ये। देखो बार बार सेम ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा है। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 × a स्क्वायर, ठीक है। d1 का मान दिया हुआ 50, तो 50 का स्क्वायर। d2 आपको फाइंड आउट करना है, तो d2 स्क्वायर 4 × a स्क्वायर, ये रहा आपके पास a, इसका स्क्वायर तो 75 का स्क्वायर अपोन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 4 से 4 को तो काट दो, ये 50 का स्क्वायर उधर जाके माइनस दो, तो यहाँ से d2 स्क्वायर कितना होगा 75 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। अब आपको अगर इसका स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो स्क्वायर करिए, वरना आप डायरेक्ट चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं तो सीधे फॉर्मूला मुझे मालूम है स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा 8×7 = 56, 5625 है ना, माइनस 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 1 और 3, 3125 है ना, 2531, हाँ ठीक है। तो यहाँ से d2, अब इसके फैक्टर बनाओ आप, तो 25 से भाग दिया, तो 25 से भाग देके मैं फैक्टर बना रहा हूँ, 25 एकम 25 बचा 6, 62 हो गया, 25 दूनी 50, 12, 12 और 5 हो गया 125, 25 पंजे 125। तो इस 125 को भी मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, 125 को भी 25 × 5 लिख सकता हूँ, मैंने इसका भी फैक्टर बना दिया। तो भी आप फैक्टर बनाइए और ये बना दीजिए 125 को 25 × 5, 25 × 5। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो d2 बराबर कितना आएगा √25 × 25 × 5। अब d2 बराबर 25 × 25, तो ये तो रूट निकल के हो गया 25 और √5 सेंटीमीटर। एक विकर्ण तो आ गया आपका 25 √5 सेंटीमीटर। तो 25 √5 सेंटीमीटर दो ऑप्शन में है, ए और सी में, बी और डी में तो नहीं है। ये तो हो गया गलत कि बी और डी तो आंसर नहीं होगा। अब आपसे क्षेत्रफल भी पूछा है, तब आंसर ये होगा या ये होगा, है ना, बी ए और सी। अब एरिया भी निकाल दो, एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 × d2। 1/2, d1 का मान कितना है, एक विकर्ण है 50 और दूसरा विकर्ण आपके पास है 25 √5, 25 √5। 2 से इसको काट दिया कितनी बार 25 बार, 25 × 25 कितना होता है 625, 625 √5 सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ गया। अब आपके कौन से क्वेश्चन में आ रहा है कि सर ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो बस उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं जो बार बार एक ही तरह के, कभी परिमाप दे रहा है, कभी एक भुजा की लंबाई दे रहा है, कभी एक भुजा दे रहा है, कभी विकर्ण का समद्वि भाजक दे रहा है आधार, और उससे ही आपके क्वेश्चंस करवा रहा है। तो हर बार एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर की तरफ। तो अब हम जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है साथियों, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, A quadrilateral is said to be square if all side and diagonal are equal. अगर किसी भी चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर हो, उसके विकर्ण भी बराबर हो जाए, तो वो बन जाता है वर्ग। और वो जो भुजाएं हैं ना उनके, वो हमेशा लंबवत होगी, मतलब उनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों कोण बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो वो बन जाएगा साथियों हमारे पास कि सर वो बन जाता है वर्ग। हाँ, तो वर्ग की सिंपल सी डेफिनेशन है, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर, दोनों विकर्ण लंबवत भी प्रतिच्छेद करते हैं। तो मतलब एक सम चतुर्भुज जो है ना वो वर्ग बनेगा कब, इस सम चतुर्भुज और वर्ग में बस इतना सा फर्क है कि सम चतुर्भुज की भुजाओं का लंबवत होना जरूरी नहीं है, विकर्णों का बराबर होना भी जरूरी नहीं है। जबकि अगर वर्ग की बात करें तो उसमें भुजाएं बराबर तो होगी, साथ में विकर्ण भी बराबर होंगे। अंतर बस इतना है कि समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वर्ग में विकर्ण को भी बराबर होना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे समचतुर्भुज
जितने भी समचतुर्भुज है वो वर्ग नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे वर्ग समचतुर्भुज जरूर कहला सकते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? बिल्कुल मैंने उल्टा बोल दिया। सारे के सारे जो वर्ग है ना, वो जितने भी वर्ग है वो वर्ग सारे क्या होंगे? समचतुर्भुज। मैं उल्टा बोल रहा हूँ कुछ, छोड़ो, आ गया ये तो। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में और क्या बोल रहा है? ए रोम्बस विथ ईच एंगल 90 डिग्री। सारे एक समचतुर्भुज के अगर सारे कोणों को हम 90 डिग्री बना दे, भुजाओं के कोण को 90 डिग्री बना दे, लंबवत बना दे, तो वो क्या बन जाएगा? वर्ग। तो बस समचतुर्भुज और वर्ग में इतना ही अंतर है कि जो वर्ग की भुजाएं है ना वो लंबवत नहीं होती है, सॉरी, समचतुर्भुज की भुजाएं लंबवत नहीं होती है, जबकि वर्ग की भुजाएं कैसी होगी? लंबवत। यानी ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। और ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा? 45। ये कोण कितना होगा? 45। ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45। और ये एक दूसरे को विकर्ण कैसे काटेंगे? लंबवत काटेंगे। तो ये भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। ये भी कितने डिग्री कोण बनेगा? 90। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक भी होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसको अगर ओ नाम देते हैं तो ये सारी चीजें जो जितने भी समचतुर्भुज में आपने पढ़ा ना, सारे वर्ग में लगेंगे। वो सारी कंडीशन किस में लगेगी? वर्ग में। बस अंतर यह है वर्ग और समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं 90 डिग्री या लंबवत नहीं होती है, जबकि वर्ग में सारी भुजाएं लंबवत। ये इसका कुल मिला के डेफिनेशन है कि किसी भी चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है यदि उसकी सभी भुजाएं और सभी विकर्ण समान हो, अथवा प्रत्येक कोण 90 डिग्री वाला समचतुर्भुज वर्ग कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। बिल्कुल हमने पढ़ लिया, चारों भुजाएं बराबर होती है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल बराबर होगा और वो 90 डिग्री होगा। वही बात हिंदी में लिखी है कि सभी भुजाएं बराबर होगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। विकर्ण समान होंगे और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो देखो, विकर्ण किसके किसके समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? एक तो करते हैं समचतुर्भुज के और एक करते हैं वर्ग के, 90 डिग्री पर समद्विभाजित। जबकि समांतर चतुर्भुज और आयत में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज अ स्क्वायर। अगर हम वर्ग की आसन भुजाओं को अगर वर्ग की आसन भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएं तो उनसे बनने वाली आकृति भी वर्ग होती है। अब देखिए, अगर हम किसी वर्ग के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो उनसे जो आकृति बनेगी वो बनेगी वर्ग ही बनेगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? आयत की भुजाओं के अगर मध्य बिंदु को मिलाएं तो उससे क्या बनेगा? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आयत, और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से वो वर्ग ही बनेगा, है ना? इस बात को आप याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, अब पूछे गए भी है। ये पॉइंट सीधे एक बार बस याद करोगे ना। अब ये जितने भी हमने मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन किए ना, एक जगह इनको लिख लीजिए आप, बस एक बार लिख लीजिए ताकि आपको अंतर मालूम पड़ जाए कि किससे क्या बनता है ना? या ऊपर लिख दीजिए कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली आकृति, और नीचे लिख दीजिए आप कि आयत से बनता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज से बनता है आयत, वर्ग से बनता है वर्ग। बस ये खाली एरो बना के लिख दीजिए ऐसे, तो आपको जब भी देखेंगे तो याद आ जाएगा। और इस पर हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए, पहले पूछा भी गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। आइए अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट में। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, सारे के सारे वर्ग। अब देखिए वो पॉइंट आ गया जिसको अपन गलती कर रहे थे। सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं? समचतुर्भुज। बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रत्येक वर्ग तो समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज का वर्ग होना जरूरी नहीं है। पैरामीटर परिमाप कितना होगा? तो पता है परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। तो एक चारों भुजा समान होती है, एक भुजा को ए मान लिया, परिमाप कितना हो गया? 4 या 4 इंटू साइड। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, क्योंकि पता है लंबवत होंगी भुजाएं। भुजाएं कैसी होगी? लंबवत। तो
आयत में भी होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ भी आधार इंटू ऊंचाई करोगे तो दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होगा तो आंसर कितना आएगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, ए स्क्वायर। याद रखना वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस करते हैं इनके। आपसे कहा गया पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, देन एंगल एस आर पी इज इक्वल टू एंगल एस आर पी, ये कोण पूछा गया। यार ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तेरे पूरा कोण होता है 90 डिग्री और ये इसका विकर्ण है, तो विकर्ण इस कोण को समद्विभाजित करता है, समचतुर्भुज में भी और वर्ग में भी, तो ये कितना आ जाएगा सर, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन हो गया खत्म, इसका आंसर था 45 डिग्री, है ना। तो देखिए कई बार ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कह रहा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एफ AB का मिड पॉइंट है, एंड E इज ए पॉइंट ऑन BC, E BC पर एक पॉइंट है, सच दैट BE इज 1/3 ऑफ BC, ठीक है, BE BC का 1/3 है, ठीक है सर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ BE इक्वल टू 147 मीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ AC इज, कह रहा है ABCD एक वर्ग है, FAB का मध्य बिंदु है तथा EBC पर ऐसा बिंदु है कि BE इस BC का एक तिहाई है। यदि त्रिभुज FBE का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर है तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको लग रहा है कि सर इसको पढ़ने से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, तो डायग्राम बनाइए। एक वर्ग है ABCD, तो पहले आप एक स्क्वायर बना दीजिए ABCD। ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसके लैंग्वेज पढ़ने से, डायग्राम बनाने से शायद बात समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि आपके पास ABCD एक वर्ग है, ये एक ABCD हमने वर्ग लिखा। अब जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करो। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मध्य बिंदु है F, ये AB भुजा है, इसका मिड पॉइंट कौन है, F है। हाँ जी, F इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी कि ये और ये बराबर है, ठीक है। E BC पर एक ऐसा बिंदु है कि BC पर एक बिंदु क्या है, E है, इस भुजा पर एक बिंदु लेना है E, और वो इस प्रकार से बिंदु है कि BE BC का एक तिहाई है, जो BE होगा BC का 1/3 होगा। तो मान लिया कि मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया E, तो ये जो BE है ना वो BC का 1/3 है, पूरी BC का 1/3 है, पूरी BC का 1/3 है, ये आपसे बोला गया, ठीक है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं ना, वर्ग की भुजा मान लेते हैं। मान लिया वर्ग की भुजा AB कितनी है सर, AB मान लिया आपने A है, तो अगर ये A है तो ये A कितना होगा, क्योंकि ये दोनों को का मध्य बिंदु है, तो ये कितना हो जाएगा सर, A/2, और ये भी कितना हो जाएगा, A/2। ये पूरी भुजा भी आपके पास साथी होगी A, और ये कह रहा है कि BE जो है ना, BE, ये भुजा BE वो इस पूरी BC का 1/3 है, BC का 1/3 है, तो पूरा अगर A है तो ये कितना हो जाएगा, A/3 होगा, 1/3 होगा, ये 1/3 है मतलब A/3, यही हुआ ना, मतलब पूरी भुजा आपको दे रखी A, तो उसका 1/3 कितना आ गया, A/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं कि हाँ सर एकदम ठीक है, BE BC का 1/3 है, तो एक भुजा हमने मान लिया वर्ग का A है, तो ये A/2 होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है, और साथ में ये पूरी लंबाई A है, ये भी A होगा, तो इसका 1/3 मतलब A/3 B है। अब आगे क्या बोल रहा है वो पढ़िए। त्रिभुज FBE का क्षेत्रफल दिया हुआ है 147, FBE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब तो डायग्राम बनाओ। ये ये जो त्रिभुज है ना इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, FBE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE, FBE ये दिया है 147 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है AC की लंबाई बताओ, AC की लंबाई मतलब इस विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई है, ये AC पूछा गया है। चलिए अब विकर्ण निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर अगर भुजा मिल जाए, एक भुजा की लंबाई मिल जाए तो मैं विकर्ण निकालूंगा, मतलब A आ जाएगा तो मैं विकर्ण निकाल सकता हूं। तो आप कहेंगे सर अब तो सिंपल है, मुझे एरिया दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है, आप मुझे बताओ क्या आपको लग रहा है यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा।
यहाँ से वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया, 1/2, आधार कितना है इसका, ये एफ बी कितना है a/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है a/3, तो ये a/3 दिया हुआ है, और सब मिला के कितना है 147। अब आप यहाँ से a निकाल दो, तो आप कहोगे सर ये 2 × 3 सबको इधर भेज दो, a इंटू कितना हो गया साथियों, a² बराबर कितना आ गया 147 इंटू 2×2 = 4 इंटू 3, 4 × 3। अब आपको तो AC निकालना है ना, A निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ से A कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया √, और मैं 147 के भी फैक्टर बना देता हूँ। 147 के फैक्टर क्या होंगे, आपको सर इसमें 7 का भाग जा रहा है, भाग दे दो 7 का, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार 7 एकम 7 21, इस 21 के भी टुकड़े कर देता हूँ, 7 × 3। तो अगर मैं इसके भी टुकड़े कर दूं तो ये कितना हो गया, 7 × 3 इंटू में क्या, इस 147 के टुकड़े ये हो गए, देख लो आप, ये पूरे टुकड़े, फिर ये 4 × 3। अब आप कहोगे सर इसके फैक्टर आराम से बन रहे हैं, तो इसके रूट आराम से निकल रहे हैं, 7 × 7 का रूट कितना हो गया 7, 3 × 3 का रूट हो गया सर 3, और 4 का रूट हो गया 2, आंसर कितना आ गया 42, 42 मीटर आपका आंसर आ गया, मतलब जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है 42। तो अब मुझे बताओ इस विकर्ण की लंबाई आराम से निकाल दोगे कि हाँ सर, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सोचो ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये और ये एक पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये भुजा कितनी है सर 42, ये भी कितनी है 42। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण निकाल देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण कितना आ जाएगा कि सर ये विकर्ण कर्ण होगा, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर AC बराबर कितना आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा वर्गमूल 42 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर इसमें से आप कॉमन ले लो, तो AC बराबर कितना आएगा, 42 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 42, अंदर बचेगा 1 + 1 जो कि √2 हो जाएगा, यानी 42√2। इतना मीटर आपके पास वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस डायग्राम बनाते हैं हमको समझ में आ गया कि करना क्या है। तो जब कभी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट आए तो आप पहले कोशिश करिए उसका सही डायग्राम बनाने का, जैसे सही डायग्राम बनेगा फिर क्वेश्चन में कोई दम बचता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, ये बना के ये डायग्राम दिया हुआ कह रहा है कि देयर इज ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है जिसका जो भुजा है ना, स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 3 सेंटीमीटर साइड है। इफ एन अनदर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर विथ साइड, ठीक है, भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब दो वर्ग है, एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर, और इस डायग्राम में सब मेंशन किया हुआ है। ये वर्ग है ABCD जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 है, एक वर्ग आपके पास ये है BENM जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। BE इज फॉर्म्ड, साइड BE इज फॉर्म्ड, BE दिया हुआ है ना, ये B आगे कह रहा है इन ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है BCE, C इज द राइट एंगल, ठीक है, C पर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन। अब फाइंड द लेंथ ऑफ CN, तो आपसे कहा गया कि ये जो लेंथ है ना CN, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये CN लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, वही आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में एक तो वर्ग ये है जिसकी भुजा है 3, एक वर्ग ये है जिसकी भुजा है 5, ये एक त्रिभुज बन रहा है BCE, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये CN को आपको निकालना है, CN आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए अब बात करते हैं कि CN कैसे निकाला जाए। तो एक बात बताइए, ये 3 है,
ये भुजा भी आपको 5 है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये भी 5 होगा? बिल्कुल ठीक है, ये भी 5 होगा। अच्छा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर इसके एक समकोण त्रिभुज है तो साथियों पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो आधार ये निकल जाएगा। कि सर हाँ, आधार ये निकाल देंगे। कितना होगा कि सर ये 5 है, 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये सीई का जो मान है, तो सीई का मान क्या आएगा कि सर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यानी ये भुजा आपको कितनी मिल गई? तो 4 मिल गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब एक और बताइए, अब हमको लाना जो है ना, वो लाना है सीएन लाना है, ये पूरी। अच्छा, ये कोण भी कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। अब एक काम करूं मैं, मुझे ये भुजा निकालनी है ना, तो मैं ये वाले ट्रायंगल के बारे में सोचूं क्या? ये वाले ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे ये भुजा निकालनी है सी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैंने पता है क्या किया? एक काम करता हूँ ना, मैं इस कोण को कुछ नाम देता हूँ थीटा। थीटा नाम दे दिया, तो ये पूरा कोण कितना हो गया आपके पास? 90 प्लस थीटा। और इसके सामने की भुजा मुझे निकालनी है। तो क्या आपने, मुझे लग रहा है आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। एक कोसाइन फॉर्मूला होता है। आई थिंक अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात चिंता की नहीं है, आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल का मैंने नाम लिख लिया ए बी सी। ट्रायंगल के अंदर एक कोसाइन फॉर्मूला होता है। कोसाइन फॉर्मूला क्या करता है? अगर आपको तीनों साइड मालूम है, या एक एंगल मालूम है और दो साइड मालूम है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे मान लो ये एंगल आपको निकालना है, या ये एंगल गिवन है, जैसा भी आप समझे कि सर ये एंगल तो दिया हुआ है और मुझे इसके अपोजिट साइड ये निकालनी है, ये वाली। तो ये मान लीजिए अगर थीटा है, तो इससे जो हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला है ना, वो कोसाइन फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर जिन दोनों भुजाओं से मिलकर ये बना है ना, जिन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है उनके स्क्वायर का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, माइनस करते हैं सामने की भुजा, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने की भुजा के स्क्वायर को माइनस, और अपोन में जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है ना उनके 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी। ये होता है एक कोसाइन फॉर्मूला, और इस कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए, आपको ये एंगल मालूम है कि सर इस एंगल को मैंने 90 प्लस थीटा मान लिया, तो कितना हो गया कि सर कॉस 90 प्लस थीटा। ये थोड़ा सा लेंदी, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, फिर भी कर लेते हैं अपन। 90 प्लस थीटा, इसके सामने की ये भुजा है और ये दोनों भुजाओं की लंबाई आपको मालूम है, तो क्या करोगे आप कि सर इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के स्क्वायर का योग, मतलब इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस इस भुजा के स्क्वायर को माइनस, तो सी एन का स्क्वायर, और मुझे सी एन निकालना है अपॉन में 2 इंटू इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट, 3 इंटू 5। अब आप कहेंगे सर कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस सी एन का स्क्वायर अपोन में 3 दूनी 6, 6 इंटू 5 30, तो ये हो गया सर 30। अब सर इसमें साइन थीटा भी तो निकालना पड़ेगा, तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण ही तो थीटा है आपके पास, तो थीटा के सामने वाला ये लंब, और ये क्या होगा? आधार। और हमको निकालना साइन है, तो साइन किस में आता है? लंब और कर्ण में आता है, तो कर्ण भी मालूम है, तो यहाँ से आपको साइन थीटा कितना मिल गया? तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो साइन थीटा का मान भी मालूम है, तो रख दो। तो मान रखोगे तो यार कम पड़ रहा है ना, काम करते हैं ना अपन। मैं इस अंदर वाले पार्ट में इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो 4/5 इक्वल टू 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 34, माइनस सी एन का स्क्वायर बटे में 30। अब एक काम करो, 30 को इधर भेज दो, 30 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 5, 4/5 इंटू 30,
और ये 34 है ना, उधर आके माइनस का, तो माइनस का 34 बराबर माइनस का CN²। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट गया सर, किससे? 5 से 30 कट गया 6 बार, तो माइनस का 34 बराबर माइनस का CN²। तो फाइनली कितना हो गया कि सर ये हो गया 58। माइनस का CN² बराबर होगा माइनस का 58। दोनों के माइनस माइनस कट गए, तो CN का मान कितना आ गया? √58 आया। ये है क्या ऑप्शन में √58? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आंसर आपका कितना आ गया? √58। तो देखो कई बार ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री का कुछ अच्छा खासा इसमें यूज हो गया। कुछ चीजें जो आपने नहीं जानते होंगे वो भी हो सकता है आप में से कई साथी जरूर जानते होंगे इसको, कोसाइन फॉर्मूले को। इसको कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से किया हमने तो बहुत जल्दी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम थोड़ा सा एक जो अलग सेगमेंट है हमारा, समलम चतुर्भुज, उसको जानते हैं। तो समलम चतुर्भुज क्या होता है साथियों? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं का पेयर जो है ना वो समांतर होगा। दो सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होगा और दो भुजाओं का पेयर समांतर नहीं होगा। दो भुजाएं समांतर होगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होगी, तो उसको कहेंगे समलम चतुर्भुज। तो देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ टू साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, यानी कि समलम चतुर्भुज। जैसे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि दो पेयर AB और DEC या CD ये तो समांतर है, और ये जो दो पेयर है ना AD और BC के, ये समांतर नहीं है। तो ये पूरा कहलाता है हमारे पास समलम चतुर्भुज। अब इसकी कुछ खास खास बातें हैं। अगर इस भुजा से मैं ये दूरी की बात करूं, इस दूरी की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? h। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डाल दूं तो ये भी कितना रहेगा? h। तो ये और ये क्या हो जाएंगे अब? बराबर। ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपके पास, देख पा रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक है। ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ये अलग। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसे होंगे आपस में? बराबर। ये आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब जो बीच में जो एरिया बन रहा है ना, ये क्या बनेगा आपके पास? सर ये आयत बनेगा ना। हो सकता है कभी वर्ग भी बन जाए, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, पर आयत तो बनेगा ही बनेगा। और ये दोनों समकोण त्रिभुज बनेंगे, और ये इन दोनों के बीच का गैप है h। तो ध्यान रखना बस ये है कि ट्रेपेजियम में दो साइड्स का पेयर है ना, अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होगा और दो साइड नॉन पैरेलल होंगे। तो ऐसा जो चतुर्भुज है वो कहलाता है समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। अब इसकी कुछ खास बातें हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सर ये भुजा और ये भुजा समांतर है। अगर ये भुजा अगर समांतर है साथियों, और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो संगत कोणों का योग कितना होगा? 180। ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 180। ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग कितना होगा? 180, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी है? समांतर, और ये इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण संगत होंगे, ये दोनों कोण संगत होंगे, इसलिए 180 आएगा। तो वही लिखा हुआ है, कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये काम का पॉइंट है हमारे पास। समलम चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, EF की लंबाई, वो EF की लंबाई होती है 1/2 इंटू समांतर रेखाओं का योगफल। समांतर रेखाओं के योग का आधा होता है कौन? असमांतर रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई इन दोनों रेखाओं के, समांतर रेखाओं के योग का आधा होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड। ध्यान रखना ये इनके मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। एंड BC इज रेस्पेक्टिवली पैरेलल साइड टू नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। ठीक है, ये AD और BC नॉन पैरेलल साइड है, इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। देन द मीडियन, तो इसको इसने मीडियन बोला है। मीडियन की जो लंबाई है ना EF की, वो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का हाफ होगा कौन? नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लंबाई। तो याद रखना है, इसका बहुत काम हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी। तो अगर किसी समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। इसका मतलब AB प्लस CD इंटू उनके बीच की दूरी। ये जो बीच की दूरी है मान लो h है, तो h उनके बीच की दूरी। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 1/2 AD प्लस BC, और इसको h माना तो अच्छा गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, 1/2 AB प्लस CD इनटू h। तो ये फॉर्मूला आपको एक तो याद रखना है जो बहुत काम का है, कि जब भी हमको एरिया निकालना होगा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण को आपस में मिलाएं और ये किसी बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका मतलब जो है ना, इनका जो रेशियो होगा ना, OA अपॉन OC, वो इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD बराबर AB अपॉन AD। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो सेम होगा ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं साथियों क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD एंगल BAF कहाँ गया BAF, अच्छा BAE, सॉरी BAE, गड़बड़ है क्या? CDF तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। CDF नहीं, आप तो ये डायग्राम बना हुआ है ना, इसको देखो, आप एक ऊपर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से ना। आप तो डायग्राम को देखो, डायग्राम में देखो कि एक समलंब चतुर्भुज है, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कोण दिया हुआ आपको 45 डिग्री, ये दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि एबीसीडी का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज जो है ना एबीसीडी, इसका आपको एरिया निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो हमको ये पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो क्या आपको बात लग रहा है कि सर ये अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो आपको समझ में आया कि सर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ये लंबाई और ये लंबाई निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये लंबाई, इसी तरह से ये लंबाई भी अगर निकाल दो तो भी काम हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अब आप कहोगे कि सर ये काम करता है ना, इससे बात करते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ सर ठीक बात है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा मालूम है तो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे भाई मुझे ये निकालना है तो थीटा के सामने ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो यहाँ से मेरे भाई साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसका डी बटा कर्ण कितना है 12, और साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 बराबर DE बटा 12। इस 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इंटू 12 बराबर डी। तो डी का मान कितना आ गया यहाँ से, सर डी का मान आ गया मेरे पास 6, यानी कि ये लंबाई हमारे को मिल गई 6। तो ये भी कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और अगर ये 6 है तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, ये 45 है तो ये कोण भी कितना होगा 45, और 45 डिग्री है तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, ये 6 आ ही चुका है अपने पास। अब ये आपको निकालना है, तो ये क्या होगा कि सर ये या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, या फिर आप ये देखो आपको आधार निकल, ये आधार होगा, आधार निकालना है, कर्ण मालूम है, उससे निकाल दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो चलो मैं तो आधार और कर्ण से निकालता हूँ। आधार कर्ण किस में आते हैं, कॉस में। कॉस 30 बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है सर ए, कर्ण कितना है 12। अब कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 बराबर ए बटा 12। इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए का मान कितना आ जाएगा सर, ए का मान आएगा √3/2 इंटू 12। ये इससे कट गया कितनी बार, 6 बार। तो आंसर कितना आ गया ए का मान, सर ए का मान आ गया 6√3। तो ये आंसर आ गया 6√3। अब देखो आपके पास सारा कुछ आ चुका है, अब सीधे एरिया लिखना है आपको। एरिया कितना हो जाएगा सर, अब मेरे पास जो एरिया है ना वो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD
तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में एक साइड तो कितनी मिल गई सर, 6 प्लस अगली साइड ये पूरी लंबाई को जोड़ना, 6 प्लस 6 12, 12 और ये 6√3, तो कितना हो गया 6 और 6 सर 12 तो लिख दो आप पहले, 12 प्लस 6√3, ये पूरी लंबाई हमने लिख दी है ना। इसके बाद सर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा 1/2, 6 और 6 12 और 6 18 हो गया ना, ये 18 प्लस 6√3 इंटू 6, इसको काट दिया हमने कितनी बार, 3 बार, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर, सर आंसर हो जाएगा इसका, वैसे कॉमन ले लूं मैं 6 को, क्या सर 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया तो उस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6×3 = 18, अगर 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा सर 3, 6×3 = 18, यहाँ 6 कॉमन आ गया तो पूरा क्या बचा √3, का मतलब क्या बन गया, यानी पूरा क्या बन गया ये 18×3 प्लस √3, 18×3 प्लस √3 है क्या, हाँ ये पहले ऑप्शन में ही है, तो आंसर आपका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो कुल मिलाकर सिंपल काम था, एंगल दिया हुआ था उससे ये भुजा निकालनी थी और उसके बाद वो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन खत्म करना। अब आइए इसके अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चित्र दिए गए चित्र में ए बी सी डी समांतर है और आपसे कहा गया एक्स का मान, है छोटा सा लिखा नहीं है, एक्स का मान ज्ञात करना है। आप बताओ मुझे, अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर समलंब चतुर्भुज है जो कि आपको दिख रहा है कि सर ये और ये समांतर है, क्वेश्चन में दिया है, तो समलंब चतुर्भुज में ये अनुपात आपस में कैसे होते हैं, बराबर, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल होता है, समरूप त्रिभुज, तो ये बटा ये, इसका मतलब 3x - 19 अपॉन x - 5 बराबर क्या होगा, ये भुजा, अब ध्यान रखना अनुपात लेते समय बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले रहा हूं ऊपर, तो यहाँ भी बड़ी त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी दूसरे अनुपात में भी ऊपर x - 3, और छोटे त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी नीचे 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, इधर मल्टीप्लाई, 3×3 = 9x, -19 × 3 = 57, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x - 5 का x - 3 से मल्टीप्लाई, x² - 8x + 15। अभी सारे टर्म को उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो कितना होगा, x² - 17x, और ये प्लस का हो गया 57, तो 57 और +5 62, 10 72, 72 = 0। अब इसका फैक्टर कर दो, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर करोगे तो -8 और -9, तो x - 8 और x - 9 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 या 9, आपके पास आंसर हो गया 8 और 9, 8 या 9, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अब आइए बात करते हैं अगले में, तीसरा क्वेश्चन, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 2:3, जो समांतर भुजा है ना ट्रेपेजियम की, वो 2:3 में है, देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, और उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना वो दिया है 12 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका एरिया कितना दिया है 480, कह रहा द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेलल साइड, लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ लेंथ, लंबी भुजा आपको निकालनी है। तो मुझे बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3, तो समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो मैं इस भुजाओं के अनुपात को अगर मैं अनुपात से फ्री करूं तो मैं 2x और 3x लिख सकता हूं, यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा, 2x और 3x, तो इनकी भुजाओं का योग कितना हो गया 2x + 3x, और उनके बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है डिस्टेंस, 12 सेंटीमीटर, इंटू 12 कर देते हैं, और ये पूरा आ गया एरिया, और क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है 480, ये हो गया 480। आपसे पूछा लंबी भुजा, मतलब 3x का मान पूछा, 3x ऑब्वियसली बड़ा होगा, इसका मान आपसे पूछा, यही बात आपको हिंदी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आप कहेंगे सर ये 2 से कट गया कितनी बार, 6 बार, 3 और 2 कितने हो गए 5x, तो 5x और इस 6 का साथियों भाग दे दो, 480/6, 6 से कट गया, 6 × 8 = 48, 80 बार 5 का भाग दे दो, तो x का मान कितना आ जाएगा
80/5, तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 16 बार कट गया। तो आपसे पूछा था लंबी भुजा, तो लॉन्गर साइड कितनी आ गई लंबी भुजा, तो लंबी भुजा होगी हमारे पास 3x, और x का मान दिया है 16, तो 3 इंटू 16, यानी कि आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर। लंबी भुजा कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और इसी के साथ मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल पूरा कंप्लीट करा दिया अच्छे से। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कल जो हमारी क्लास होगी वो रीड के अगले टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।